इस तरह से। हाँ हाँ। किस मामले में? चिकित्सा में 11% है। हाँ, शिक्षा में 13%, अवसंरचना में 22%। यही तो था। ये भारत के संदर्भ में नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में था। क्या चीज? कौन सा राज्य? तो वो तो बजट पे आधारित होता है ना कि कौन सा राज्य चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा अपने राज्य के लिए बजट दिया है। ठीक है ना, ये तो करंट हो गया। अब ये हमें भी खंगालना पड़ जाएगा कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चिकित्सा में। हाँ, हम लोग यूपी के हैं तो हमको इतना पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 11% इस साल के बजट, कितने परसेंट? 6%। 6% जो है इस साल के बजट में चिकित्सा के लिए रखा है। 13% किसके लिए रखा है? शिक्षा के लिए। और 22% अवसंरचना। अवसंरचना में सबसे ज्यादा रखा है। बस वो सब नाम याद करना है कि कहाँ कितना रखा। जो संदर्भ हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब हम सारे राज्य हैं, सारे राज्यों के संदर्भ में कहाँ याद कर पाएंगे? ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्न भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है ना। जैसे हमको याद करना है क्या कि हमारे बजट में अगर स्वास्थ्य से संबंधित चीजें दे रही हैं तो हमको ये याद करना है कि बजट पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है। कितना परसेंट? 6%। ठीक। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चिकित्सा व्यवस्था के लिए चलाई हैं जो जनमानस तक पहुंच रही हैं। तीसरी चीज क्या, कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक, कितने आयुष कॉलेज खुल रहे हैं जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा वाले, ठीक है ना, योगा वाले, क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में क्या सरकार का योगदान है। तो ये सब संभावनाएं हम लोगों को देखना रहता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। कहाँ हम लोग कितना कितना देख पाएंगे? परीक्षा पास करनी है। ठीक है ना। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को नॉलेज होना चाहिए। हम लोगों को डॉक्टरेट हासिल नहीं करनी है, बस ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन? कुछ भी नहीं। चलिए आइए। एक सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सूचना का अधिकार किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। सूचना का अधिकार आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अब भ्रष्टाचार भी शुरू हो रहा है, ठीक है ना, करप्शन भी शुरू हो रहा है। ठीक, तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन लीड टूवर्ड्स एन एम्पावर्ड एंड करप्शन फ्री सोसाइटी। ठीक है ना, हाउ, एक्सप्लेन। ठीक, लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ दायित्वों का पालन करें। और इस परिप्रेक्ष्य में यह देखने को मिलता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी जैसे मूल्यों का आजकल क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। ठीक है ना। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य इन्होंने दे दिया। अब क्या दिया है? सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सहायक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अभी लास्टली भी हम लोग ऐसा ही कुछ पढ़े हैं चार्ट, ठीक है ना, जिसमें दिया हुआ था नागरिकों को सवाल पूछना, ये जानना, ये सब आप लोग एक बार देख लेंगे। इसको भी हम लोग संदर्भित किए थे कि 12 मई को अधिनियम क्या किया गया था, संसद में पारित किया गया था। और 12 अक्टूबर को ये क्या हो गया? लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद दिया है कि कौन कौन से अधिकार आपको मिल जाते हैं, जैसे कि किसी सूचना अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी दस्तावेज, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन को जोड़ने का केवल इतना नतीजा है, इतना मतलब है कि आप क्या कर सकें, क्वेश्चंस के भाव को समझ सकें कि सीधे सीधे पूछ रहा है कि करप्शन को जोड़ते हुए पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर वही है। ठीक है ना, आप इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। फिर आया वही क्वेश्चन, देखिए। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम एक पथ प्रदर्शक विधान है। विधान का मतलब क्या? कानून या लॉ है। ठीक है ना, क्लियर।
जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। भाषा अलग हो गई है, बस एक्सप्लेन वही करना है। जो गोपनीयता मतलब सीक्रेट्स को, ठीक है ना, क्या कर रहा है, पारदर्शिता के युग में प्रवेश कर रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो जा रही है। सीक्रेट्स हम नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, क्लियर। वही है, कैसे, वो आप जान ही रहे हैं। आरटीआई को क्या कर दिया, यहां सुशासन की कुंजी कर दी गई। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़े थे क्या कि शासन की जवाबदेही तय की जाती है, ठीक है ना, और जिसके जरिए नागरिकों को सशक्त किया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो कुछ भी पूछ सकें, दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग, ठीक है ना, क्लियर। जो गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है, या लोक अधिकारों की मानसिकता की को चेतना प्रदान करता है, वही सब सारी चीजें हैं जो मेन फैक्ट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, बस एक नजर आप लोग इसे देख लेंगे। अब फिर देखिए, वही सुशासन के बारे में आ गया, वही चार चीजें, पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है ना, पूर्वानुमेयता और भागीदारी, ठीक है ना, क्लियर। पारदर्शिता का तात्पर्य आम जनता से सूचना उपलब्ध कराना है, सरकारी संस्थानों की कार्य विधियां या कार्य संस्कृति से पहचान कराना है, ठीक है ना, क्लियर, जिसके माध्यम से वह यह जान पाते हैं कि सरकार क्या और कितने प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य कर रही है, और सबको सरकार के मतलब जो भी अधिकारी है उनको जवाबदेह बना रही है, ठीक है ना, क्लियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दिया हुआ है क्या, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया है आरटीआई अधिनियम पारित होने से पूर्व, ठीक है ना, क्लियर, शासकीय गोपनीयता अधिनियम यानी ओएसए, ठीक है ना, क्लियर, 1923 द्वारा भारत में लोक निकायों के सूचनाओं के प्रकटीकरण को शासित किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगर गोपनीयता की कहीं भी बात आ रही है सूचना के अधिकार में, तो इससे पहले यानी आरटीआई से पूर्व ओएसए अधिनियम 1923 के जरिए हम लोग क्या करते थे, लोक निकायों की सूचनाओं का प्रकटीकरण करते थे, ठीक है ना, ये मेंशन करना आवश्यक है। ठीक, आगे, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत थी और यह अधिनियम प्रशासन में गोपनीयता एवं अपारदर्शिता को प्रोत्साहित करने तथा लोगों की सरकारी गतिविधियों के संबंध में सूचना न प्रदान करने के लिए क्या था, बनाया गया था, ठीक है ना, क्लियर। आगे है, आगे क्या, आरटीआई ने इन सभी दोषों को प्रतिस्थापित करते हुए गोपनीयता के अंधेरे को हटाकर पारदर्शिता के प्रकाश का संदेश दिया है। हाल में ही राफेल मामले में सुनवाई, राफेल आप लोग जान रहे हैं, फ्रांस से मंगाए गए लड़ाकू विमान है, ठीक है ना, फ्रांस, ठीक, तो राफेल मामले में सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सहमति व्यक्त की है कि आरटीआई ओएसए को अधिक्रमित यानी सुपरसीड करता है, ठीक है ना, सुपरसीड करता है। आगे आइए, ठीक है ना, तो मतलब यहां ये क्या हो जाता है, खत्म। अब आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्या, वही आरटीआई से रिलेटेड, क्या आप सहमत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सुशासन की मुख्य कुंजी है, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस की अच्छी कुंजी। भाई चार चीजें उसमें शामिल ही थी, आपको बताया ही था, ठीक है ना, वही चार चीजों को यहां क्या कर देगा, बता देगा, देख लीजिए, ठीक। जैसे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों से कानूनी अधिकार के रूप में समयबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है समयबद्ध तरीका, मतलब कितने दिन, हाउ मेनी डेज, 30 डेज, 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज, अगर नहीं मिलता है तो उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे दिया है आरटीआई अधिनियम ने भागीदारी, ठीक है ना,
पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही जैसे सुशासन के स्तंभों को क्या किया है, मजबूत किया है। यह सहभागी लोकतंत्र का एक उपकरण है जो सुशासन और सामाजिक परिस्थिति सेवा वितरण को क्या करता है, बढ़ाता है। सुशासन में आरटीआई की भूमिका कहां कहां है ये जानिए। जैसे दिया हुआ है क्या कि सूचना का अधिकार नियम भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक साधन बन गया है, ठीक, क्लियर। अब इसमें कौन सा उदाहरण दिया है, जैसे दो उदाहरण दे दिया है, कौन सा, एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला और एक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला क्या था कि इसमें जो लागत आई थी उससे कहीं ज्यादा लागत लगाई गई, ये कॉमनवेल्थ घोटाला था। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट, सुरेश कलमाड़ी क्या थे, सुरेश कलमाड़ी उस समय क्या चल रहे थे, खेल मंत्री थे, ठीक है ना, 2010 का मामला था ये, ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें कई मामले उजागर हुए। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले में ग्रामीणों ने सौर प्रकाश घोटाले, अब बिहार है तो थोड़ा तो घोटाला बनता ही है कि नहीं है। चलिए, खैर हमें कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, जिस तरह से ब्रिजों का लगातार टूटना दिख रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई गलत बात नहीं है, ठीक। हम ना किसी सरकार पे आक्षेप कर रहे हैं, ना किसी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो दिया हुआ है, हाल में ही बिहार के मधुबनी जिले के ग्रामीणों ने सौर प्रकाश घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, क्लियर, जिससे 200 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के क्या लगे थे, आरोप लगे थे, ठीक है ना, क्लियर। पारदर्शिता क्या है, अभी तक क्या था, अकाउंटेबिलिटी थी, अब क्या है, पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिक राज्य से अधिकार के रूप में जानकारी मांगते हैं। इससे सरकार को सार्वजनिक जांच के लिए अधिक खुला बनाकर प्रशासन में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। अब जवाबदेही, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या कहा है, आरटीआई अधिनियम लोगों को जनहित, ठीक है ना, सुशासन, ठीक, और न्याय के सिद्धांतों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी अथॉरिटीज जो भी है, ठीक है ना, को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। अब यहां चित्र बना लीजिए कि आरटीआई की भूमिका क्या है, ये सब अनुप्रयोग जरूर अपने आंसर में किया कीजिए। जैसे आप क्या है, हमने दे दिया पूरा गाथा लिखा हुआ है, तो गाथा पढ़ने से काम नहीं है, उसमें पिक एंड चूज करिए, पॉइंट्स चुनिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, और ऐसे ही ग्राफ बनाइए, ऐसे इधर 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 जल्दी जल्दी इसे लिख डालिए और उसी को इलेबोरेट करिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, भ्रष्टाचार को उजागर करने में, ठीक, पारदर्शिता बढ़ाने में, जवाबदेही तय करने में, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा, हम देखिए सहभागी लोकतंत्र पे टिक भी करवा रहे थे आपको, ठीक, और शक्ति के विकेंद्रीकरण में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब क्या कि ऊपर की ही लोगों के पास शक्तियां नहीं होंगी, नीचे तबके के लोगों के पास भी अपनी जानकारी प्राप्त करने हेतु क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है ना। इससे नागरिक सशक्त हो रहे हैं। विकेंद्रीकरण से क्या हो रहा है, नागरिक सशक्त। भाई विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट इससे पहले आपने कहां देखा, विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट देखा कहां, पंचायतों में। विकेंद्रीकरण की पूरी अवधारणा लोकतांत्रिक मतलब पंचायत की पूरी अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने कौन सा कंसेप्ट, यही कंसेप्ट, क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, इसी पर पूरा अवधारणा पर आधारित है। तो जहां विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उस जगह अंतिम व्यक्ति सशक्त होता है, नागरिक सशक्त होता है, जन केंद्रित भावनाएं होती हैं। पंचायत में क्या है, पंचायत में जन केंद्रित है, ना कि सरकार केंद्रित है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें होती हैं। आगे आइए, अब क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण वही है। देखिए आरटीआई के अधिनियम की सूचना का
लोकतांत्रिकरण किया है, लोकतंत्रीकरण किया है और शक्ति के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। शक्ति अब कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है, ठीक है ना, और सभी नागरिकों को समान रूप से, ठीक है ना, उपलब्ध कराया गया है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, यहां हो गया, इधर इधर क्या दिया हुआ है, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ठीक है ना, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ठीक। अधिकतम भागीदारी क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। भाई सहभागिता मतलब अधिकारी भी आपसे सहयोग अपेक्षा करते हैं और आप भी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों की सहभागिता रहती है। अधिकारी को क्या रहेगा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आपको क्या रहेगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो दोनों की सहभागिता है, ठीक है ना। अधिकारी की जवाबदेही रहेगी और आपके प्रति क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये एक सहभागी लोकतंत्र का की अवधारणा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। आगे आइए, अधिकतम भागीदारी को क्या करता है, सक्षम करता है। अब दिया हुआ है, आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद लोगों ने सरकार के मामलों में अधिक रुचि दिखाई है, ठीक है ना, और अपने जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी मांगी है। आरटीआई की सीमाएं, लिमिटेशंस, कहां तक लिमिटेशंस हैं ये जानिए। पहला क्या, अत्यधिक प्रयोग राष्ट्रीय विकास में बाधक है। लोक प्राधिकरणों का बहुमूल्य समय उनके नियमित कर्तव्यों के निर्वहन के बजाय आवेदकों की जानकारी, ठीक है ना, जानकारी प्रस्तुत करने में बर्बाद होता है। अब जानिए, यह भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है ना, सहभागी तो बना दिया गया लेकिन इतना न जवाबदेह बना दिया जाए कि अधिकारी को अपना काम छोड़ना पड़े और आप ही के पीछे क्या होना पड़े, कुर्बान होना पड़े। जैसे आए दिन आप रोज कुछ ना कुछ डेटा लेके प्रस्तुत हो जा रहे हो, साहब हमें इसका आंसर बताओ, हमें ये सूचना चाहिए, हमको ये सूचना चाहिए, ठीक है ना। सरकार देती जा रही है, सूचना देती जा रही है, आखिर कोई तो अधिकारी होगा देने का। पता चला उसको जो दूसरी जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है ना, वो जिम्मेदारियां, विभागीय जिम्मेदारी, वो पूरी नहीं कर पा रहा है, आप ही को संतुष्ट करता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये समय बर्बाद करने वाली एक प्रक्रिया मानी जाने लगेगी, ठीक है ना। तो सीमित उपयोग चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, सब में एक लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या है, अधिनियम लोगों को शिक्षित करने में सक्रिय हस्तक्षेप पर जोर नहीं देता, ठीक है ना। खासकर जब भारत में निरक्षरता और गरीबी का उच्च स्तर है, जो समाज के एक बड़े वर्ग को आरटीआई के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकता है, ठीक है ना, क्लियर। अगला दिया हुआ है लोक प्राधिक, इसमें सीमाएं क्या क्या हैं जान लीजिए। भारत में निरक्षरता और गरीबी का स्तर, मतलब एक ऐसा स्तर है उसका कि वो अपने अधिकारों को जान नहीं रहे हैं, या अगर जान रहे हैं तो कितनी सीमाओं तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, कि इससे हानि ना हो, ठीक है ना। इन चीजों से क्या है, मतलब वो जानकारी उनके में नहीं है, वो स्तर ही नहीं है। अगला क्या है, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की स्वायत्तता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा यहां दिया हुआ है विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने की विफलता, और चौथा दिया हुआ है लोक प्राधिकरणों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने में समय की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो मतलब ये सारे जो वो हैं, विसल ब्लोअर में मतलब ये हो जाएगा कि जैसे विसल ब्लोअर का मतलब हो जाता है कि जो एक संकट का जो आह्वान करते हैं, मतलब संकट के समय जो ब्लो करना, ठीक है ना, जो जानकारी देते हैं, ठीक है ना, उससे मतलब है। तो यहां विसिल ब्लोअर, विसिल क्यों हो रहा है, जैसे आप विसिल आप देखते होंगे चौराहों पे विसिल क्यों बजाई जाती है, किसी का संकेत देने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी चीज सावधान करने के लिए ही विसिल ब्लोअर टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है ना, उस संदर्भ में कहा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने में क्या है,
विफल है। मतलब अब हर चीज की सूचना उनको चाहिए, तो जहां सावधान करना है वहां तो वो सावधान कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, लिमिटेशंस ही नहीं है उन चीजों की। आगे कहा है जिससे वे किसी संगठन में कदाचार पाए जाने पर आवाज उठाने से क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे किसी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कदाचार हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। सूचना का अधिकार अधिनियम, भाई अगर आपको जानकारी दे दे, ठीक, जानकारी आपको दे दे, तो पता चला उस डिपार्टमेंट की समस्याएं क्या होने लगी, उजागर होने लगी, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम सुधर सकता था वो और क्या होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो जो एक सावधानी या संकेत का माध्यम था वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक। आगे दिया है हाल ही में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने सूचना आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों में परिवर्तन किया है। इस संशोधन से पूर्व सूचना आयुक्तों का पद चुनाव आयुक्तों के समकक्ष था, जिससे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इससे केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे ये था कि सूचना आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया, ठीक, 2019 के अधिनियम के तहत, ठीक। इससे पहले क्या था कि जो सूचना आयुक्तों का पद जो था वो चुनाव आयुक्तों के क्या था, समकक्ष माना जाता था, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि अब यह समाप्त कर देने से उनकी स्वायत्तता पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। उनकी स्वायत्तता पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रभाव आ रहा है। इस प्रकार आरटीआई अधिनियम कुछ हद तक क्या हो गया, कमजोर हुआ, ठीक है ना, क्लियर। सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन का पूरक है, जाहिर सी बात है, गुड गवर्नेंस का वो करता है, उसके 4 स्तंभ वहां हैं, ठीक, क्लियर। हालांकि इस शक्तिशाली उपकरण को मजबूत करने के उपाय करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ प्रदान कर भारत में लोकतंत्र व सुशासन की जड़ों को क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये टॉपिक्स जो हैं, इन टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, जो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मेंशन कीजिए और आरटीआई को पूरी तरीके से क्या करिए, समझाइए, यही चीज है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। अब विसिल ब्लोअर समझ में आ गया ना, जैसे जहां चेतावनी वाली बात हो गई, संकेत देने की बात आ गई, उन जगहों पर भी हमको क्या करना पड़ रहा है, सूचनाएं देनी पड़ रही हैं, तो उन जगहों का अलग ही वो आ जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आइए, यहां है किसी सार्वजनिक संगठन में सेवा वितरण की गुणवत्ता, ठीक है ना। यहां सेवा वितरण की बात कही गई है, ठीक है ना। सेवा वितरण सार्वजनिक संगठन में यानी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, सेवा वितरण यानी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, को आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन यानी इंटरनल इवैल्यूएशन और हमारा क्या, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, ठीक, द्वारा सुधारा जा सकता है। इसे चर्चा कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। कैसे, जानिए। सार्वजनिक संगठन में सेवा वितरण का आशय क्या है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को नागरिकों, निवासियों और अन्य हित धारकों तक क्या है, पहुंचाना। इसी को क्या कहा जाता है, सेवा वितरण कहा जाता है। सेवा का मतलब ही हो गया भाई, सरकार सेवा कर रही है, ठीक है ना, प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक। सार्वजनिक संगठन में सेवा वितरण से आशय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, ठीक है ना, क्लियर। नागरिकों को, निवासियों को और अन्य हितधारकों को उपलब्ध कराने से, ठीक। गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण में शिकायत निवारण तंत्र, उच्च मानवीय सेवाएं आदि शामिल हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें 2 चीज अपेक्षित हैं, 2 के अलावा भी अपेक्षित हैं, लेकिन 2 अपेक्षित हैं। पहला क्या, पहला ये है कि क्या, गुणवत्तापूर्ण। गुणवत्तापूर्ण का मतलब क्या, क्वालिटी, हमें जो सर्विसेज मिले वो कैसा हो, क्वालिटी युक्त हो। और दूसरा क्या, उच्च मानवीय सेवाएं, ह्यूमैनिटी से भरपूर हो, मानवता से भरपूर हो, ठीक है ना, क्लियर।
नैतिकता से भरपूर हो। ये नहीं कि हमें सेवाएं प्राप्त करने के लिए हम पता चला गलत रास्ते इधर उधर हो रहे हैं और हमको सेवाएं मिल ही नहीं रही हैं, हमें ही को दौड़ भाग करना पड़ रहा है सेवाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान देना। आगे दिया है, हमारे देश में सेवा वितरण तंत्र में सुधार का अनिवार्य आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणाली में सुधार और विकास के लिए आंतरिक और बाह्य यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के इवैल्यूएशंस की आवश्यकता है, नीड है। ठीक, अब आगे आइए जान लेते हैं आंतरिक मूल्यांकन क्या है। हमारा आंतरिक मूल्यांकन, अभी हम लोग बाह्य मूल्यांकन भी देखेंगे कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या है। ठीक, दिया हुआ है यह संगठन की उपलब्धि, ठीक है ना, प्रगति व हेतु आवश्यक है। आंतरिक मूल्यांकन का अर्थ है सार्वजनिक संगठनों द्वारा, ठीक है ना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करना